Good morning, everyone. As all of us know, that on 25th of February we have an SST exam, and I will try to help you in that exam. And सबसे टफ टॉपिक अगर एसएसटी में कुछ बच्चों को लगता है तो वो चैप्टर वो हिस्ट्रीज के लगते हैं, हिस्ट्री के चैप्टर उनको टफ लगते हैं। और उनका कहना होता है कि सर डेट्स कैसे याद होंगी सर, विदाउट स्टोरी टाइप ऑफ ये चैप्टर्स इनको कैसे याद किया जाए, कैसे स्कोर किया जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है, इट कंटेन 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का सेक्शन होता है। उसमें आपको बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन हिस्ट्री विच कवर्स 7 to 8 मार्क्स, जिसमें से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के कभी कभी मैपिंग में भी आ जाते हैं। और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है 5 to 7 मार्क्स का होता है। मोस्टली फ्रॉम दीज टू चैप्टर वी इजीली स्कोर 12 to 15 मार्क्स। तो इनमें से हम सबसे पहले आज चैप्टर लिखने वाले हैं अभी, वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर मैं आपको 3 से 4 वीडियो में कवर कर दूंगा आज, अप टू 12:30 और 1 o'clock। मेरा ये पहला वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर नेम वी हैव स्टार्टेड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि यूरोप की एक नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो गई। अब इस चैप्टर की शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ये पेंटिंग नजर आती है। इस पेंटिंग से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं एक बार आपको बताता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पेंटिंग बनाई किसने सर, हु कैन मेक दिस पेंटिंग। मैंने कहा फ्रेडरिक सॉल। Frederick Salo is the person who made this painting. Sir, in which year? 1848. Sir, from which country he belonged to? फ्रांस। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। सर, ये इमेज है, ये पेंटिंग थी क्या? मैंने कहा ये यूटोपियन पेंटिंग थी। यूटोपियन पेंटिंग का मतलब होता है, यूटोपियन पेंटिंग का मतलब होता है क्या, इमेजिनरी पेंटिंग, जिसकी आप सिर्फ कल्पना करते हो। आपको लगता है कि ऐसा होगा, हुआ नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि हाँ ऐसा होगा। अब इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो हम इस पेंटिंग में देखते हैं कि ऊपर जीसस क्राइस्ट बने हुए हैं, देयर आर सम एंजल्स हैज बीन फॉर्म्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? द मीनिंग ऑफ दीज गॉड एंड द एंजल, द फैब्रिक सेलर वांट टू नो, वांट टू बिलीव द पीपल। वो लोगों में बिलीव दिलाना चाहते थे कि भगवान हमारे साथ हैं, हम जो ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ये कुछ गलत नहीं है, ये हम सही कर रहे हैं और इसमें भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। नीचे ये जो चीजें हैं, दीज आर द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक नेशन। मतलब ये डेस्पोटिक नेशन का एंड हो चुका है। डेस्पोटिक का मतलब होता है मुनाची, डिक्टेटरशिप, कंप्लीट ऑथोरिटी इन पावर्स का एंड हो चुका है। इसीलिए उनके जो किंगशिप के ये सब चीजें वो सब कुछ नीचे जमीन पे ऑन द ग्राउंड में। उसके बाद दे आर द लाइन्स, जो लाइन्स फॉलो कर रहे हैं। वो लाइन्स में क्या लगा हूँ, कई सारे देश, कई सारे पीपल, दोज हु वर रियलाइज कि अब मोनार्की सिस्टम को खत्म करना चाहिए। नाउ वी हैव टू स्टार्ट रूलिंग बाय आवर ओन पीपल। इस तरह की सिस्टम्स लोगों के अंदर आ रहे थे। ये जो बना हुआ है इसको मैं कहूंगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वन हैंड में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो ये बिलोंग करता है कि डिफरेंट बिलोंग टू लोगों के अंदर अब इस चीज का विश्वास आ चुका था। दे हैव गेट दैट अमाउंट ऑफ नॉलेज। लोगों के अंदर अब नॉलेज आ चुकी थी कि अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु रूल ओवर देम। दूसरा, उनके हाथ में हम देख रहे थे राइट्स चार्टर राइट्स की एक बुक, जिसमें लोगों को ये बताया गया था कि किस तरीके से उनके देश में रूलिंग होगी, क्या लोगों के अधिकार होंगे, किस तरीके से रूल किया जाएगा, वो उस बुक में बताया जाएगा। और ये जो आप नेशनल फ्लैग देखने में अलग अलग, ये बिलोंग करते थे अलग अलग कंट्रीज। ये आपका इस पेंटिंग से आ गया, इसे 3 से 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। हु मेक दिस पेंटिंग? फ्रेडरिक सैरो। इन विच ईयर? 1848। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? फ्रांस से। ये जो लाइन देख रहे हो, दे आर द यूरोपियन पीपल हु स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन नेशन स्टेट। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ऊपर गॉड की, जीसस क्राइस्ट की, सिंबलाइज दैट द गॉड विद अस इन दिस रिवॉल्यूशन। एंड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इट्स प्रमोट that the people now have enlightened, people have the knowledge, and they have made their charter acts and they have made their rights for the common people. And these are the national flags. Those who are come into the line, they are the state which are form into the future. जो बने नहीं है, जो बनेंगे फ्यूचर्स में। नेक्स्ट आपका आता है, इस पेज पर एक पॉइंट बताया गया
कि व्हाट इज अ नेशन स्टेट्स। आखिर नेशन स्टेट्स होता क्या है? कोई भी चीज डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती बच्चा। जब मोनार्ची चल रही थी तो ऐसा नहीं हुआ कि मोनार्ची खत्म हुई और सीधे नेशन स्टेट्स बन गए। मोनार्ची जब चल रही थी तो मोनार्ची के टाइम पर ही कुछ मॉडर्न स्टेट्स भी बने। मतलब मॉडर्न स्टेट इन द सेंस ऑफ मोनार्ची में किंग्स ने कुछ नए मॉडर्नाइजेशन फीचर्स को ही अपने सिस्टम में अडॉप्ट किया, एड ऑन किया। और उस मॉडर्नाइजेशन के बाद द पीपल वुड अंडरस्टैंड द नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट्स बने। एंड आफ्टर दैट दे वुड मेक अ डेमोक्रेटिक स्टेट। उसके बाद क्या बनने शुरू हुए? डेमोक्रेटिक स्टेट। तो सर क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है सर, नेशन स्टेट्स क्या होते हैं? मैंने कहा नेशन स्टेट का क्वेश्चन है तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं। दे हैव दिस शेयर आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए लोगों के बीच में। अगर लोगों के बीच का इतिहास कॉमन नहीं होगा तो वो एक राज्य में कैसे आएंगे? वी हैव द कॉमन हिस्ट्री। मुझे पता है कि इस इंसान ने मुझे भी परेशान किया, आपको भी परेशान किया, तो वी हैव द कॉमन हिस्ट्री, स्टार्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम। कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए, हम अपने नेशनल स्ट्रगल को देखते हैं, उसमें भी हमें ये चीज नजर आई थी। तो नेशन स्टेट के अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको ये 3 पॉइंट राइट डाउन करने हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। The French clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789, जो फर्स्ट टाइम दुनिया में कोई रिवॉल्यूशन इतना ज्यादा जिसने एक मैसेज कन्वे किया कि वी कैन एंड द मोनार्की, इट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बिफोर दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट वाज नॉट अ सिंगल कंट्री, कोई भी ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं था जिसने दुनिया को ये मैसेज कन्वे किया हो कि वी कैन एंड द मोनार्की। देखिए ऐसा होता है कि कोई बात कोई चीज कन्वे करने के लिए आपको एक मैसेज कन्वे करना होता है, कोई चीज समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, in one-day cricket, on the 25 or 30 years of history of one-day cricket, the people did not think that in one-day cricket that 200 runs could be made by a single batsman. But when Sachin Tendulkar done that, then the people start doing that. सचिन तेंदुलकर ने जब पहली बार डबल सेंचुरी बनाई तो उसके बाद कई प्लेयर्स ने बनाए। व्हेन सचिन स्कोर 49 सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट, तो किसी ने सोचा कि 50 तो हो ही नहीं सकती। नाउ वी हैव सीन द विराट कोहली हु स्कोर ऑलमोस्ट अराउंड 52 51 सेंचुरीज। तो एक मैसेज कन्वे हुआ कि इट कैन बी पॉसिबल। वही चीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पॉसिबल हुई थी। अब किसने किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? हु आर द पीपल हु क्रिएट दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन? दे आर द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज एंड द सम मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब, व्हिच वी हैव स्टडी इन द लेटर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ हाउ शुड वी क्रिएट? कैसे क्रिएट किया गया? मैंने कहा बड़ा सिंपल पॉइंट था। एक तो उन्होंने नेशनल फ्लैग्स बनाए, न्यू नेशनल फ्लैग्स। पहले जो मोनार्ची के फ्लैग्स थे उनको उन्होंने अबॉलिश किया एंड दे हैव मेड देयर न्यू फ्लैग्स फॉर देयर नेशन स्टेट्स। उन्होंने अपने न्यू फ्लैग्स बनाने शुरू किए। पहले जो इलेक्शन जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो सारे स्टेट्स जनरल्स में लिए जाते थे, उसको एबॉलिश किया। नेशनल असेंबली को बनाया उन्होंने फॉर मेकिंग द लॉ। आइन्स एंड ओक्स वर कंपोज्ड एंड written। आइन्स एंड ओक्स का मतलब होता है दे मेक देयर सम न्यू सॉन्ग्स एंड कई नई कस्में ली। जैसे हम लोगों ने सुना है ऐसे रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना, वंदे मातरम, ये सब कब लिखे गए हमारे देश में? ये सब लिखे गए थे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल में थे। तो उस टाइम पे हम लोग लोगों के अंदर एक फीलिंग अराइज करने के लिए इस तरह के सॉन्ग, इस तरह की कविताएं, इस तरह की पोएम्स, सब चीजें बनाते थे। ऐसे ही उस टाइम पे हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। जैसे कि हम अपनी कॉमन लैंग्वेज बनाते हैं हिंदी, या कोई कॉमन लैंग्वेज होती है तो हम उस पीपल से कनेक्ट होते हैं। उस समय फ्रांस में पूरी एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया गया था। यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, मतलब एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया वेट एंड मेजरमेंट का। टैक्स एबॉलिशिस, टैक्स को कम किया जाएगा। ला पैक्ट्री, उन्होंने कहा कि अभी तक जो मोनार्ची थी, मोनार्ची को ये माना जाता था कि मोनार्ची इज अवर फादर, मगर उसके बाद एक आगे दिस कंट्री यानी फ्रांस इज माय फादरलैंड, नॉट अ पर्सन इज माय फादरलैंड। ला सिटीजन का मतलब था सिटीजन ऑफ फ्रांस। हु वी आर फॉर द कंट्री, हम कौन है? हम कोई व्यक्ति नहीं है, वी आर द सिटीजन ऑफ द फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ये सब चीजों के बाद जब ये सब चीजें हो रही थी तो फ्रांस में एक इंस्टेबिलिटी आ गई। फ्रांस में एक इंस्टेबिलिटी आ गई। फ्रांस के लोगों को परेशानी होने लगी, यार ये क्या हो गया, अचानक से मोनार्ची एंड हो गई, वी हैव मेक अ सिस्टम। लेकिन लोगों को कभी रूलिंग का आइडिया नहीं था,
लोगों को पता नहीं था कि किस तरीके से वर्क किया जाता है, कैसे रूल किया जाएगा, कैसे रनिंग की जाएगी। एक तरह की इंस्टेबिलिटी आ गई। At that time, नेपोलियन बोनापार्टे was the head of the army. उस समय नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस की आर्मी की हेड थे, and he took the chance and make himself the head of फ्रांस। उसके बाद उन्होंने उस मौके को यूज किया एंड ही बिकम द हेड ऑफ फ्रांस। अब जब नेपोलियन बोनापार्टे खुद पावर में आए तो व्हाट ही विल डू, सबसे पहले उन्होंने डेमोक्रेसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस डेमोक्रेसी को, जिस सिस्टम को लाने के लिए लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था, उन्होंने उसी को डिस्ट्रॉय किया। मोनार्ची को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इन्होंने जो एक काम अच्छा किया था, इसके लिए लोगों ने इनको काफी ज्यादा प्रेज किया, वो था सिविल कोड। सिविल कोड इन्होंने कब बनाया? 1804 में। यूरोपियंस ने शुरुआत में तो नेपोलियन बोनापार्टे को काफी लाइक किया कि अरे वाह, नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या काम किया। अच्छा याद रखिएगा कि जो सिविल कोड है, इसी को कहा जाता है, सिविल कोड को ही आप नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। 1804 में जो लिखा गया था। अब ये जो इसमें पॉइंट्स हैं, ये नेपोलियनिक कोड की क्वेश्चन भी आता है, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीजें थी। जिसपे मैंने क्रॉस का निशान लगाया, इसका मतलब वो एबॉलिश हुए थे। जिसपे मैंने राइट का निशान लगाया, इसका मतलब उन चीजों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले उन्होंने एबॉलिश कर दिया प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म के आधार पर लोगों को विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार उस समय सिर्फ क्लर्जी और नोबल क्लास को होता था। उन्होंने कहा नहीं, अब कॉमन पीपल भी हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्होंने काफी इम्प्रोवाइज किया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ लेकर आए थे, यानी कहने का मतलब ये कि नियम और कानून सभी के लिए बराबर रहेंगे। फ्यूडल का मतलब होता है जमींदार। जमींदारी सिस्टम को जो था वहां पे, जमींदार या फ्यूडल्स क्या करते थे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, कि वो जो पीजेंट होते थे उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन के बाद उनको बैगाल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते थे, जिस वजह से पीजेंट्स की काफी ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम खराब होती थी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को एबॉलिश किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता था? 4 to 5 members have started the monopoly। फॉर एग्जाम्पल, 3 से 4 लोगों ने कोई, मतलब सपोज कीजिए कि होली का त्योहार आने वाला है, 4 से 5 दुकानदारों ने अपने यहाँ पे कलर्स रखे। उन्होंने आपस में इस चीज को स्टेबल कर लिया कि हम लोग जो कलर के प्राइजेस हैं, वो इससे कम नहीं बेचेंगे, इससे कम सेल नहीं करेंगे। हमें इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। तो अब उनको ये पता है कि इस एरिया में जितने भी लोगों को कलर लेना है वो इस रेट पे लेना ही होगा। तो दे हैव मेक अ एक टाइप ऑफ अ मोनोपोली। इसके अलावा उन्होंने स्टैंडर्ड वेट जो थे उसको एबॉलिश कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये स्टैंडर्ड वेट्स नहीं होंगे, एक यूनिफॉर्म वेट सिस्टम बनेगा। इनिशियली यूरोपियन के लोगों को लगा कि अरे वाह, नेपोलियन आ गए, कुछ अच्छा होगा। उनको फ्लैग बियरर ऑफ फ्रांस भी कहा गया। ये क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इस क्वेश्चन विल बी कम फ्रॉम 3 marks। अब उसके जाने के बाद ये सेक्शन में थोड़ा सा बच्चे कभी कभी मतलब भूल जाते हैं, और इस सेक्शन में थोड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोपियंस जो थे वो उनको डिसलाइक करने लगे। इनिशियली तो लोगों को अच्छा लगा कि अरे, नेपोलियन बोनापार्टे आए हैं, सब कुछ अच्छा होगा, चीजें अच्छी होंगी। लेकिन लिटरली आफ्टर सम टाइम दैट पीपल वुड रियलाइज कि यार, ये चीजें तो सही नहीं हो रही हैं, चीजें काफी अच्छी नहीं हो रही हैं। अब उनको किन चीजों से दिक्कत हुई थी, उनकी क्या क्या वो ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लोग जो उनको शुरुआत में लाइक कर रहे थे, दीज पीपल स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। सबसे पहला पॉइंट आता है सेंसरशिप को लेकर। नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, फ्रांस में सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप सर? मैंने कहा सेंसरशिप का मतलब ये होता है, इफ यू वांट टू पब्लिश एनी टाइप ऑफ न्यूज, एनी टाइप ऑफ आर्टिकल अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनीथिंग अगेंस्ट और इंटिगेट अबाउट द गवर्नमेंट और द किंग, you have to take the authority from the you have to take the permission from the authority। यानी आपको अगर कुछ भी छापना है न्यूज़पेपर में, कोई भी आर्टिकल, कुछ भी, आपको पहले परमिशन लेनी होगी। यानी आपका एक तरह से मैं कह सकता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका नहीं रहेगा। अब नेपोलियन बोनापार्टे नॉट ओनली वांट टू विन द फ्रांस, ही वांट टू विन कंप्लीट यूरोप। वो कंप्लीट यूरोप को जीतना चाहते थे, एंड फॉर दैट ही नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मी, ही नीड अ बिग आर्मी फॉर दिस, कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो व्हाट ही विल डू, ही फोर्स द पीपल टू बी रिक्रूटेड इन द आर्मी। ये लोगों को फोर्स करते थे कि आपको आर्मी में
आना होगा, आपको रिक्वायरमेंट आर्मी में लेनी होगी। इस वजह से लोगों ने उनको डिसलाइक करना शुरू किया। आफ्टर दैट, इंक्रीजेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स इंक्रीज कर दिए थे उन्होंने एरियाज में टू गेट, क्योंकि अब इतना बड़ा दुनिया को जीतना है, यू हैव टू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एंड द लास्ट पॉइंट, नो वोटिंग राइट। अभी अभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे, एंड आफ्टर दैट ही कम, इन्होंने तुरंत वोटिंग राइट्स को अबॉलिश कर दिया। दीज आर द पॉइंट्स ही विल डू। अब वहां पे उस समय क्लास क्या चल रही थी, मतलब कौन सी क्लास के लोग वर्क कर रहे थे इन अर्लियर यूरोप? दे आर द मेजोरिटी एंड दे आर द माइनॉरिटी, टू टाइप्स ऑफ पीपल। मेजोरिटी जो लोग थे वो मोस्टली, मेजोरिटी जो लोग थे वो मोस्टली पीजेंट्स थे, मतलब पॉपुलेशन में जो ज्यादा नंबर्स में थे वो पीजेंट्स थे। माइनॉरिटी में थे एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब था अमीर वर्ग के जो लोग होते थे। पीजेंट्स पुअर थे, यूनाइटेड नहीं थे। एरिस्टोक्रेट्स रिच थे, पावरफुल भी थे। मोस्टली एरिस्टोक्रेट्स जो लोग होते थे वो अपने, मतलब जो वेडिंग्स और जो रिलेशन थे वो अपने लोगों में ही किया करते थे, एंड दे आर द मोर पावरफुल, दे यूज देयर पावर अगेंस्ट द पीपल। अब जब फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक न्यू क्लास का इमरजेंस हुआ, और उस क्लास का नाम था मिडिल क्लास। क्या नाम था उसका? मिडिल क्लास। अब फ्रेंच इज लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे आज के टाइम पे हमारा ये मानना होता है कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत होशियार होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, ये जो भी चीजें हैं। उस समय यही चीज फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर थी, कि अगर कोई व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा है, इट मीन्स ही इज लिटरेट एंड ही हैव ना मोर अमाउंट ऑफ अ नॉलेज। मिडिल क्लास को हम और किस किस नाम से जान सकते हैं? वी नो एज अ वर्किंग क्लास। मिडिल क्लास कॉमर्शियल क्लास भी कहा जाता था। मिडिल क्लास को लिबरल भी कहा जाता था। लिबरल शब्द में लिबर शब्द का मतलब होता है फ्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर? फ्री। अब फ्रीडम, मतलब जब ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई तो मिडिल क्लास के पास पैसा आया। व्हेन ही गेट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ही इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। उन्होंने अपनी चिल्ड्रन की एजुकेशन में उस पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड व्हेन द चिल्ड्रन गेट एजुकेटेड, दे बिकम डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर, स्कॉलर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जब उनको नॉलेज आई, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी और द नेपोलियन और द गवर्नमेंट। क्या क्या चीजें उन्होंने डिमांड की? सबसे पहले पॉलिटिकल डिमांड। उन्होंने कहा हमें वोटिंग राइट चाहिए, मगर ऐसे नहीं चाहिए कि सभी के लिए चाहिए। उन्होंने कहा वोटिंग राइट सिर्फ आप रिच मैन को दीजिए। फिर उन्होंने कहा वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री। देन ही से कि हमें एक पार्लियामेंट की भी नीड है। इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, यानी सभी के लिए लॉ जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। देन इकोनॉमी में उन्होंने कुछ डिमांड की, मार्केट फ्री होना चाहिए। आफ्टर दैट parliamentary rights, sorry, property rights, not parliamentary rights, it's property rights. Property. No, 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 wait a minute. हम्म, सबसे पहले इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार, टैक्स में कमी के अधिकार मांगा था, टैक्स रिलैक्सेशन की डिमांड की थी इन लोगों ने, कि टैक्स को कम किया जाए, रिलैक्स किया जाए। क्योंकि ये लोग व्यापार करना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा। उस समय क्या होता था, जब आप बाहर से सामान मंगाते थे तो एरिस्टोक्रेट्स उनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे, जिस वजह से ऐसे लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती थी। उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक जॉलेविन क्लब बनाया था रशिया में 1834 में, जिसने क्या किया था 1834 में, कस्टम्स जो होते थे, कस्टम यूनियन। कस्टम का मतलब होता है जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हुए चीजों को। उन्होंने नंबर ऑफ करेंसी कम करी, रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव किया, और कस्टम ड्यूटी जो लगती थी उसको रिड्यूस कर दिया। ये सब चीजें उन्होंने रशिया में जॉलेविन क्लब ने किया था। अप टू दिस हम लोगों ने 2.2 तक खत्म कर लिया है। वी कांट मेक अ लार्ज वीडियो बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, एंड फॉर द नेक्स्ट टू पार्ट मैं आपको विद इन 2 hours आई अपलोड द मोर टू पार्ट एंड वी फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू।